यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट सेकेंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि हमारे मीटर ब्रिज से रिलेटेड थे। आज हम इस वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिपेंड है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ए कंक्लूजन कैन यू ड्रा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए रजिस्टर मेड अप ऑफ अलॉय मैंगनीज। देखा, आपके पास एक अलॉय है मैंगनीज, ठीक है, और उस जो मैंगनीज अलॉय है उसका एक रजिस्टर बनाया गया है और ये नीचे जो टेबल में आपको दिखाई गई है ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हर एक रीडिंग में आर निकालिए। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, V/I, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट रीडिंग ले लें तो ये हमारी 3.94/0.2, ठीक है, ये हमारी आएगी 19.7, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक और रीडिंग ले लीजिए, ये तो आपकी ऑलरेडी है ही 19.7। एक हम ये रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 158/8, तो ये भी हमारा कितना आएगा 19.7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक रीडिंग के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो 19.7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि सिंस द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर डिफरेंट रीडिंग इज सेम, सो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर हाई एक्यूरेसी। तो यहाँ से हम कहेंगे द रजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो रजिस्टिविटी है मैंगनीज अलॉय की वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. Explain which of these quantities is constant along the conductor. Current density, electric field and drift speed. तो आप यह बताएंगे, only current through the conductor of non-uniform area of cross-section is constant as the remaining quantities vary inversely with area of cross-section of the conductor. B है, is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give example of element which do not obey Ohm's law. तो Ohm's law is not applicable for non-ohmic element, for example vacuum tube, semiconductor, diode, liquid, electrolyte आदि। C है हमारा, a low voltage supply from which one needs high current must have low internal resistance Y। देखिए, जो आपका I मैक्सिमम होगा वो हमारा होता है EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी लिस्ट, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ये हम पहले कर चुके हैं। ए हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। हमारे पास एक हाई टेंशन सप्लाई है 6 किलो वोल्ट की, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्यों होगा। देखिए, हाई टेंशन सप्लाई मस्ट हैव ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, अदरवाइज इट accidentally the circuit is shorted, the current drawn will exceed safety limit and will cause damage to circuit, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हाई टेंशन सप्लाई है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए,
अदरवाइज़ क्या होगा, यदि एक्सीडेंटली सर्किट हमारी शॉर्ट हो जाएगी और द करंट रन है वो अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा और हमारी सर्किट है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, alloy of metal usually have greater less resistivity than that of their constituent metals। ठीक है, तो यहाँ पर ए में हमारा आएगा ग्रेटर। ठीक है, उसी प्रकार जो अलॉयज हैं मेटल के, उनका जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एक सिंगल मेटल की तुलना में। ठीक है, क्योंकि जब आप अलॉय बनाते हो तो अलॉय के अंदर 2 और मोर मेटल्स होते हैं, तो उनकी वजह से रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अलॉय यूजुअली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल से क्या होगा, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लोअर होगा, नेगेटिव में लेते हैं हम। सी है द रजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये अभी अभी हमने ऊपर किया था, इंडिपेंडेंट। जो हमारे अलॉय है मैग्नीन वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। द रजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर अम्बर is greater than that of metal by a factor of the order 10 to की पावर 22 और 10 की पावर 3। तो ये हमारा होगा 10 की पावर 22। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए गिवन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हाउ विल यू कंबाइन देन टू गेट ए मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 10th में भी था। आपके पास एन रजिस्टर हैं, इनका रेजिस्टेंस आर है। तो जब आपके पास एन रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस प्रत्येक का आर है, तो जब आप सीरीज में लोगे तो सारे जुड़ जाएंगे। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। ठीक है, और जब आप एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एन। जब हम इनका रेशियो लेते हैं आर एस अपॉन आर पी, तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन बी है, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 2 3 ohm, how will you combine them to get an equivalent resistance of 11/3, 11/5, 6 ohm, 6/11 ohm। देखिए आपको 3 रजिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm। आप इनको किस प्रकार से एडजस्ट करें कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले केस में जैसे 11/3 आए, दूसरे में 11/5 आए, तीसरे में 6 ohm, चौथे में 6/11 ohm। ठीक है, तो ये हम यहाँ से जैसे केस फर्स्ट है, इसके अंदर हमारा 1 और 2 ओम के जो रजिस्टेंसेज हैं इनको हम पैरेलल में लेंगे। तो पैरेलल में लेंगे तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, और जब आर पी लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है 3 ओम का, जब 2/3 में थर्ड रेजिस्टेंस 3 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11/3। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में 1 और 2 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, ये पैरेलल में है, और फिर जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है 3 ओम वो इनके सीरीज में है। इसी प्रकार सेकंड केस में, अब सेकंड केस में 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, और आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस उनके रिजल्ट के सीरीज में, मतलब ये दोनों पैरेलल में प्लस अगला ये सीरीज में। थर्ड केस में तीनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो 6 ओम आ जाएगा। फोर्थ केस में तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/11 आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका सी पार्ट है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। ये यहाँ पर आपको नेटवर्क गिवन है और इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है निकालने के लिए, जैसे 1 और 1 ओम के ये दोनों सीरीज़ में हैं और नीचे 2 और 2 ओम के ये पैरेलल में है। ठीक है, तो सीरीज़ में ये जुड़ जाएंगे 1 + 1 2 और यहाँ पे 2 + 2 4। ठीक है, तो 2 और 4 ओम के जो रेजिस्टेंसेज हैं वो आपस में पैरेलल में है। तो हम एक आर्म है हमारी ये वाली, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर इसमें निकालने के बाद ये प्लस हम 4 है इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 और 1 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 1 3/4, या आप इसको कहेंगे 4/3। ठीक है, अब इनको 4 से कर देंगे हम, तो यहाँ से ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 आ गया यहाँ पे। और ऐसे हमारी 4 पार्ट हैं तो 4 सीरीज़ में है चारों, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16/4 5.33 ओम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे ही रेजिस्टेंसेस 1 ओम के। ठीक है, और ये हमारे इनफाइनाइट है। तो इसमें आप क्या कर लें कि इस इनफाइनाइट नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप x मान लीजिए। अब इनफाइनाइट है तो हमें ये नहीं पता कि ये हमारे ये कम्बिनेशन कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक को छोड़ के बाकी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं। तो x मान लेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा नेटवर्क। अब हमारे इसमें x और 1 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल का रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/x + 1/1, तो 1 + x/x। तो यहाँ से आर पी आ जाएगा x/x + 1। ठीक है, तो ये इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा आ गया x/x + 1। ठीक है, अब जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने के बाद हमारा करंट ऐसे मूव कर रहा है। अब 1 ओम का और ये और नीचे 1 ओम का ये आपस में क्या है सीरीज में, तो 1 + 1 इसमें ऐड हो जाएगा। सीरीज में हमें पता है कि सीरीज का जो रिजल्ट होता है वो R1 + R2 + R3। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको करोगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 + x/x + 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे हमारा ये इस साइड आ जाएगा x, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं x के इक्विवेलेंट हमने इसको लिया है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और इस लास्ट में हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 ± √3। ठीक है, तो अगर हम प्लस लेते हैं तो ये आएगा 2.73 ओम। ठीक है, प्लस वाला ही हम इसमें काउंट कर लेते हैं, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है 4.5, तो टोटल रेजिस्टेंस के अंदर हम इसको काउंट करेंगे तो 3.23 ओम। तो हमारा करंट हो जाएगा 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 3.23 है, तो ये आ जाएगा 3.72 एम्पियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये आपकी एक सेल है, यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंस हैं R और X। ठीक है, यहाँ पर 2 वे की है, गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे हमारी एक और सेल है जिसका EMF E है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है। ये कहता है कि पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, द बैलेंस पॉइंट विल बी
standard resistance R is 10.0 ohm is found to be 58.3 सेंटीमीटर। जब हम R रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस पॉइंट 58.3 सेंटीमीटर पे आता है, वाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस X, एक अननोन रेजिस्टेंस है X, जब उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस पॉइंट 68.5 पर आता है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए आपको L1 गिवन है, L2 गिवन है, R गिवन है, अननोन X निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसके अंदर देखिए, व्हाट माइट यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल और EMF। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए I करंट है, वो पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो कर रहा है, और E1 और E2 हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप हैं अक्रॉस R और X के। तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन था उसके अंदर हमारा जो फार्मूला था E2/E1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अब इसके ऊपर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। जैसे EMF है, E1 निकालना है तो IX, E2 निकालना है तो IR। ठीक है, ये हमारा V=IR हम यूज़ करेंगे। अब E2/E1 को कंपेयर करेंगे तो X/R, और वो किसके इक्वलेंट है, L2/L1। तो यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी L2/L1R ये हमारी आ जाएगी 11.75 ओम। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है R या X के अक्रॉस, वो क्या है, ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर AB। जो पोटेंशियोमीटर वायर AB के अक्रॉस जो ड्रॉप होना है ना, ठीक है, वो ज़्यादा है जो R और X के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट है, वो नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 24। इसमें आप देख रहे हैं कि दो हमारी सेल है, एक का EMF 2 वोल्ट है, एक का 1.5 वोल्ट है, एक हमारा 9.5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। तो देखिए L1 गिवन है आपको, L2 गिवन है इस क्वेश्चन में, R आपको निकालना है, और कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 9.5 है। तो सीधा ही हम रिजल्ट यूज़ करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन में था, R=L1 - L2/L2 मल्टीप्लाई बाय R। और हमारे पास L1 भी है, L2 भी गिवन है, R भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.68 ओम। ठीक है, तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि हमारी सीधी सीधी जो एप्लीकेशन के जो फॉर्मूले थे वो हमारे डायरेक्टली इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसके अंदर पहले जो हमें गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको लिख लीजिए, तो उससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें निकालना क्या है, कैसे निकालना है। क्या हमारे जो फॉर्मूले हैं वो सीधे ही स्टिक बैठते हैं, अगर सीधा उनका यूज़ नहीं होता तो उन तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले या ट्रिक्स उनको अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि फ़िज़िक्स के अंदर सबसे जो मज़बूत जो आप कहेंगे हिस्सा है या जो आपको ग्रिप बनानी है वो है फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूले हमने कैसे ड्राइव किए हैं। ठीक है, और उन फार्मूलाज तक पहुंचने के लिए हमें कौन से एडिशनल फार्मूले यूज़ करने होंगे या कौन सी ट्रिक है उसको अपनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए और इजीली हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल फार्मूले हैं वो हमें बिल्कुल टिप पे याद हो जाते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फ़िज़िक्स के अंदर फार्मूले आपको पता होना चाहिए, और फार्मूले वो कैसे ड्राइव किए, उस तक पहुंचने के लिए हमने किस मैकेनिज़्म का यूज़ किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है जो पीछे की जो मैकेनिज़्म है उससे रिलेटेड
हमारी क्वांटिटीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेन फॉर्मूले तक ही पहुँच पाएँ। ठीक है। दूसरा, कभी भी ये ना सोचें कि जितनी भी क्वांटिटीज़ गिवन हैं वो सारी ही यूज़ होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक या दो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ दे देता है जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत सी बातें हैं, अगर आप इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।